10th क्लास के बच्चे ध्यान दीजिए। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आप लोगों को कक्षाओं में अध्ययन कराए थे। तो चैप्टर के शुरुआत तो हो चुका है, कुछ बाकी है, उस पर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता। सबसे पहली एक संदेश है कि कोरोना वायरस जो हमारे देश में एक आपदा के रूप में समाज के सामने, देश के सामने एक चुनौती बनी हुई है, जो सरकार का आदेश है, नियम है, जो सरकार ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कदम उठाए हैं, लॉकडाउन, इसका हम लोग पालन सतर्कतापूर्वक करें, ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। अब हम लोग ध्यान देंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रवेश में रहने वाले लोगों के लिए एकता का बाधक होता है, जो सभी लोग अपने राष्ट्र के नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, उसका नाम है राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद का विकास सर्वप्रथम आप लोगों को अध्ययन होगा कि यूरोप में हुआ था। इसका बीजारोपण पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल के बारे में आप लोगों को मैंने बतलाया कि पुण्य जागरण, जिसका अर्थ होता है फिर से जागरण, यानी जो बीच की स्थिति में हम लोग अपनी मान सम्मान, सभ्यता, सारे चीज को खो दिए हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही पुण्य जागरण कहलाता है। और ये यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कराती है। और हम जानते हैं कि यूरोप में सर्वप्रथम ये राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राजक्रांति जो 1789 में हुई थी, वे पूरे संसार के लिए एक अद्भुत घटना थी। और इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और यही राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना गया है। इस क्रांति ने राजनीतिक अभिवाद जो वर्ग है, उस वर्ग को इस परिवेश से बाहर निकालने का प्रयत्न किया। और उसके बाद कई राज्यों में नेपोलियन ने अपने अभियान द्वारा 9 युगों का भी संदेश पहुंचाने का संकल्प लिए थे। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा में प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह था। नेपोलियन के बारे में बतलाया गया है और नेपोलियन का कहना था कि मैं ही क्रांति का पुत्र हूँ। आई एम सन ऑफ रेवोल्यूशन, आई हैव स्टार्ट इट। मैं ही क्रांति का पुत्र हूँ और मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण यूरोप की क्रांति का समापन किया जाएगा। इस प्रकार नेपोलियन के जो अपने फ्रांस की प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध के लिए देश से भक्तियों को विक्षोभ किया, उसके लिए नेपोलियन को अंत में उनका पतन होना अनिवार्य हो गया। और इस पतन के परिणाम स्वरूप नेपोलियन को 1815 ईस्वी में ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये एकत्र किए गए, जिसका उद्देश्य था कि यूरोप के पूर्ण रूप से उसकी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है और नेपोलियन युद्धों तथा विजयों के अस्त व्यस्त कर देना। इस स्थिति में हम देखेंगे कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की जबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक ने किया था।
जो घोर प्रतिक्रियावादी था, और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पारसा तथा ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। नेपोलियन के युद्धों को समाप्त कर दिया। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए मेटरनिक युग का व्यवस्था किया। और ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इस फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और गणतंत्र की स्थापना करना था। लेकिन ये क्रांति जनताओं के लिए अधिकार की क्रांति थी, लेकिन सरकार इन अधिकारों से वंचित जनताओं के ऊपर काफी शोषण, दमन किया करते थे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना किया गया था तथा लुई 18वां वहां फ्रांस का राजा बना। और लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की 1789 की क्रांति संपन्न हुई थी। उसने फ्रांस की बदलती हुई स्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनताओं को पुराना पंथी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास हुआ। इसके उद्देश्य के लिए 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट के ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए थे, जो 1848 में ईस्वी में ये फ्रांस में चलते रहे और चार्ल्स 10वें के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति हुई थी। फ्रांस की 1830 की क्रांति में भी मैंने आप लोगों को बतलाया कि ये 1830 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी और 1830 की क्रांति का प्रभाव 1839 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। इटली का एकीकरण ये भी हो चुका है, मिजनी ये हो चुका है, काउंटर कबूल जो इटली को एकीकरण करने में अपना बहुमूल्य समय दिए थे। गैरीवाल्डी, सवाल में होगा कि गैरीवाल्डी कौन थे और गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए क्या किया, ध्यान दें। इसी बीच में महान क्रांतिकारी गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के लिए एकीकरण करना और गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थन ये करते रहते थे और ये चाहते थे कि जर्मनी को किस प्रकार एकीकरण करके संपूर्ण जर्मनी का जो बिखरा हुआ छोटा छोटा जो क्षेत्र है उसको हम एक करें। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और बाद में काउंटर कबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक गणतंत्र का पक्षधर बन गए। गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों के सशस्त्र सेना बनाई और उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत थे सिसिली और नेप्स पर भी आक्रमण किए और इसी रियायतों के अनुसार उन्होंने अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के शासन से तंग होकर गैरीवाल्डी का समर्थन कर गए। गैरीवाल्डी का कठिन प्रयत्न और इनका कठिन कार्य तो सराहनीय थी और जनताओं में इनका वर्चस्व, इनका व्यवहार सबको मान लगा। इसके कारण उन्होंने बुर्बो राजवंश के शासन को त्याग करके गैरीवाल्डी का समर्थन किया और जय जयकार गैरीवाल्डी का लोगों ने करने लगे। गैरीवाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर एनुलन ने के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जनता सत्ता को संभाले। कबूल के विचारों में गैरीवाल्डी ने
नहीं मिलते थे, दोनों का विचार जो था अलग अलग थे। आक्रमण की योजना बनाई और काबुल में गैरिबाल्दी के इस अभियान का विरोध किया तथा रोम की रक्षा के लिए पिंडमाउंड की सेना भेजी। इसी बीच में गैरिबाल्दी ने भेंट काबुल से हुई और उन्होंने अपने रोम के अभियानों की योजना को त्याग करके दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्दी ने विक्टर एनमुलन को सौंप दिया। गैरिबाल्दी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एनमुलन के द्वारा ही दिया गया था, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। गैरिबाल्दी और काबुल के द्वारा जो वार्तालाप हुई थी कि जर्मनी के एकीकरण करने के बाद गैरिबाल्दी को जो शासक बनाया जाएगा, लेकिन ये शासक बनने से इनकार किया, कहा कि नहीं, ये शासन के लोग मुझे नहीं है। उन्होंने अस्वीकार किया और ये अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तद्वे वस्तु गोविंदम तमेवा समर्पयो, अपने राष्ट्र के लिए सारा जो धन था, अपनी संपत्ति, सबको अपनी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण किया और कहा कि मुझे अपने देश की भविष्य की इच्छा है, चिंता है। भली भांति उन्होंने जीवन जीने की ओर से अग्रसरित हुआ। त्याग बलिदान की इस भावनाओं के कारण गैरिबाल्दी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया और लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी को लिखे। ऑब्जेक्टिव सवाल में होगा कि गैरिबाल्दी के जीवन चरित्र का वर्णन किस भारतीय नेताओं ने किया, तो आप लोग याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय। ये कौन थे? तो पंजाब का शेर थे, जो साइमन कमीशन का सर्वप्रथम इन्होंने विरोध किया था। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आए तो उस समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अकेले चौराहे पर निकलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। इन्होंने ये गैरिबाल्दी के जीवन को अपनी निबंध के द्वारा प्रचलित किए। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई और इसी तरह वो अभी पूरे इटली का एकीकरण नहीं कर पाए। कुछ ही क्षेत्र को एकीकरण किए थे और कुछ क्षेत्र जो था अधूरा था, जो 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सवाल में रहेगा कि काउंटर काबुल की मृत्यु कब हुई, तो 1862 ईस्वी में हुई। और इस मृत्यु का प्रभाव क्या पड़ा कि इटली का जो एकीकरण होना था उसमें अधूरा रह गया, कुछ बाधाशील हो गया। इस प्रकार शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुएल ने स्वयं किया था, जो 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध किया। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध का वर्णन 1870 और 1871 में हुआ था, जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना ही संभव नहीं था, विक्टर एनमुलन ने इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने पोप को अपने आप को वेटिकन सिटी से के किले में बंद करवा लिया। एनमुलन ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में खिला दिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। नहीं, स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया और इस कारण से मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने रोम के समझौता पर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर दिया। मुसोलिनी अब जो है विक्टर एनमुलन के
जो ये इटली का एकीकरण करने में जो सहयोग मिला था काबूल की मृत्यु के बाद, और वे तत्काल रूप से उनको पूरा नहीं कर पाए, और मुसोलिनी का आगमन हुआ। मुसोलिनी ने ही पोप के साथ समझौता करके और इस स्थिति को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किए। इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण मिजनी, काबूल, गैरीवाली जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने एवं विक्टर एमुलन जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ, और इन सभी घटनाओं के द्वारा पार्श्वर्ष में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। ये राष्ट्रवाद चेतना जो है, ये देश के प्रति अपनी भावना को समर्पण करना, ये जागृति प्रदान करना, देश की रक्षा करना, यही राष्ट्रवाद की चेतना कहलाती है। जो जर्मनी के एकीकरण में ये 3-4 महान राष्ट्रवादों ने अपना योगदान करके जर्मनी राष्ट्र को आगे बढ़ाया। अरे जर्मनी की एकीकरण, इटली की एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में जो समान प्रतिक्रिया वाली चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग समान साथ साथ ही संपन्न था। इटली और जर्मनी दोनों का जो बिखरे हुए टुकड़े छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ये दोनों राज्य को एकीकरण करने का संकल्प जो वहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने किए, और करके अपने राष्ट्र को ये संसार के मानचित्र में आगे दर्शाने का प्रयत्न किए थे। जर्मनी के बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों, हीगेल, कांट इत्यादि जैसे जैसे जो राष्ट्रवाद की भावना को जानते थे, समझते थे, हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्र के विकास में भूमिका निभाई। ऐसे पर्सा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के बीच में विचारों को काफी प्रभाव रहा, जो अपना बहुत कुछ करके दमनकारी चक्र बनाकर जर्मनी की एकता, इटली की एकता को बरकरार करते हुए जर्मनी और इटली का एकीकरण किया गया। बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, इस पर ध्यान देंगे। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। जर्मन सांसद, जर्मनी के सांसद को डाइट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा और वे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास में जुटे गए। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था और ये उदार राष्ट्रवाद भी थे, जो अपने उनको विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण ये जनता के सहयोग से संभव नहीं है, ये सैनिकों के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। तो उन्होंने निकाला आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, रक्त और लोहे की नीति। इसी के बल पर जर्मनी का एकीकरण उन्होंने संपन्न किया। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता था। उनके लिए उन्होंने रक्त और लोहे की नीति का भी अवलंबन किया। तात्पर्य यह था कि सैन्य के उपायों से यह जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो। उसके लिए अपने देश की अनिवार्य सैन्य शक्तियों पर बहुत काफी धन व्यय करते थे, खर्च करते थे और सैनिकों को समान दृष्टि से ये देखते थे। कालांतर में उन्होंने 1831 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के साथ जो संधि करना शुरू किए, जिससे पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण
नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि पर्सा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण का प्रभाव ये पकड़ने लगी, तो बिस्मार्क ने अपनी नीति पर्सा को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के साथ अपना संबंध बना के हम जर्मन राष्ट्र को एक सफल राष्ट्र के श्रेणी में रखेंगे। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में जर्मनी बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया का मिलन हुआ। इस प्रकार उन्होंने डेनमार्क का भी नियंत्रण किया और डेनमार्क उसको भी जीतने के बाद जर्मन की संख्या अधिक होने लगी। पर्सा ने जर्मन राष्ट्र भावनाओं को भड़का दिया और फैलाने का प्रयत्न किया। इसमें किसी प्रकार के कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए करना पड़ा। पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा ही करने से रोकने का प्रयत्न किए। बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया के युद्ध करने के लिए असमय हो गई थी, परंतु ऑस्ट्रिया को ये आक्रमणकारी साबित करना चाहते थे। इसके पूर्व उन्होंने फ्रांस के साथ समझौता किया था। ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ। इसके लिए उन्होंने फ्रांस से कुछ क्षेत्रों को देना पड़ा और बिस्मार्क ने इटली का शासक विक्टर एमुलन से उन्होंने संधि किया और उनके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना और इसके परिणाम स्वरूप अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ शेंडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। शेंडोवा में युद्ध कब हुआ? तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गए। बुरी तरह से वह पराजित हो गया और इस प्रकार ऑस्ट्रिया जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव से समाप्त हो गया और जर्मन एकीकरण का जो काम ये ऑस्ट्रिया के पराजय से ही सफल हुआ, जो ये बिस्मार्क का देन था। बिस्मार्क ने अपने कठिन संघर्ष, त्याग, अन्य देशों के साथ संधि, सैन्य संगठन को प्रभावित करने के कारण ये जर्मन राष्ट्र का एकीकरण